बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और आज इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के आईएसपी स्टूडियो से एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। आपने इससे पहले मुझे कभी भी इस टॉपिक पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। क्या है कि अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत ही खूबसूरत ये कायनात बना कर दी, प्लानट अर्थ भी बहुत खूबसूरत है। फिर हमें कुछ इतनी जहनी सलाहियतें दी कि हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने लगे और जैसे जैसे इंसान सिविलाइज्ड होता गया, उसकी लिविंग भी उसी तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का शिकार होती चली गई। और इस वक्त हमें जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, तो ये जो कंक्रीट के जंगल हैं ये कैसे खड़े हो गए, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। तो इस कहानी को समझने के लिए जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो मुझे तो बहुत सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस मिले और नज़र भी आए। लेकिन जहाँ इन सब चीज़ों के साथ हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इस डिपार्टमेंट ने कुछ नए स्टूडेंट्स को जब सामने लेकर आए, और यकीनन हमारे जो नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू इमर्जिंग तालिब इल्म होते हैं, उनके पास कुछ नए आइडियाज़ भी होते हैं। इन आइडियाज़ को हम 21st सेंचुरी में कैसे देखते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग 21st सेंचुरी के प्रोग्राम में। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आपसे पहले भी उनका कहीं ना कहीं सामना ज़रूर हो चुका होगा किसी प्रोग्राम में, और इस वक्त वो हमारे इंस्टीट्यूट को सर्व कर रहे हैं और उनके पास तकरीबन 20 साल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में दिया, इंडस्ट्री में भी दिया। यूईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की और फिर वो सर्व करने लगे ह्यूमैनिटी को अपने मुख्तलिफ तरीके से। ये भी सर्विंग ही है कि किस तरह से स्मार्ट सॉल्यूशंस के ज़रिए हर तरह के इंसान के लिए, हर तरह के लाइफस्टाइल के लिए उनको बिल्डिंग प्रोवाइड करने का नज़रिया होना, और ऐसे ही कमाल नज़रियात मुझे उनसे मिले। आज हम डॉक्टर खुर्रम शहजाद को इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me in this program. I'm very much thankful. वेलकम सर। और ज़ाहिर है ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का मौजू है मेरे लिए भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब इससे दूर नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब घरों में जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि हम जितनी भी सिविलाइजेशन को देखते हैं, वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होता चला गया। तो इस वक्त 21st सेंचुरी में क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं? जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हो रहा है उसकी ज़रूरियात भी तब्दील हो रही हैं, और उस ज़रूरियात के मुताबिक जो है हर सेक्टर अपने आप को चेंज कर रहा है। एज़ फार एज़ द सिविल इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न्ड, सिविल इंजीनियरिंग इज़ कमिटेड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, अ कन्वीनियंट प्लेस टू लिव। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमें 1 या 2 सेंचुरीज पहले थी, इस वक्त वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, उससे डिफरेंट हैं। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं। और सस्टेनेबल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है ये वो सोल्यूशंस होते हैं जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को इक्वली सर्व करें, सही। मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों के इंटरेस्ट को, मुख्तलिफ ममालिक के इंटरेस्ट को, और उसके साथ साथ इनके अंदर इंटर जनरेशन इक्विटी हो। जब ये कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इस दुनिया को ऐसा ना कर दें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उसके लिए वर्ल्ड जो है वो बेटर प्लेस टू लिव ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जंगलात का बेतहाशा हम कटाव बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अगर हम अपने पानी को साफ़ नहीं रखेंगे अपनी मौजूदा डेवलपमेंट के लिए, तो उससे ये होगा कि शायद हम एक कन्वीनियंट लिविंग गुजार सकें, लेकिन हमारी जो मतलब वही आने जो वाली 50-60 जनरेशन्स साल हैं हाँ। वो उसके लिए एक दुनिया बेहतर नहीं रहेगी। तो हमने वो सॉल्यूशंस देने हैं जिसने क्लाइमेट को एक्सेसिवली डिस्टर्ब नहीं करना। सही। जो इस वक्त आप देखती हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बिल्कुल का जो शिफ्ट हो रहा है, वो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। बिल्कुल। अब हमने ये देखना है कि जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करें थ्रू इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम ग्रो करें फॉर द लिविंग पर्पसेस, फॉर मोबिलिटी पर्पसेस, वो ऐसा हो जो कि लीनियर ना हो, रादर इट शुड बी साइक्लिक। ओके। वी शुड ब्रिंग द टेक्नोलॉजीज़ जो एक लाइफ स्पैन हो, और उसके बाद उसी का जो रॉ मटेरियल है, उसी का जो डिसमेंटल्ड मटेरियल है, उसको हम किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, सही। ताकि एक ही मटेरियल को हम बार बार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। सही। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम जो है एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो तलाश नहीं कर तो सकेंगे। मतलब अब जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं सिविल जी, इंजीनियरिंग के, उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखा जा रहा है और उसमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल किया जा रहा है। दुरुस्त है।
और जो हमारी इकोलॉजी, इससे पहले हमने बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी खड़ी करके ख़राब की है, जाहिर है हमने जंगलात काटे हैं, हमें इसको एडमिट करना चाहिए। तो उसके साथ साथ क्या हम इनडोर इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं? जी ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारी दुनिया इवॉल्व हो रही है, हम ज़्यादातर टाइम अब इंडोर गुजारना पसंद करते हैं। तो इंडोर लाइफ गुजारने की जो ज़रूरत है इंसान की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, दीज आर मोर लाइक ऑर्गेनिक बिल्डिंग, दे आर इक्विप्ड विद दी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मेक द होम्स कन्वर्टेबल। कम स्पेसेस के अंदर आप जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस ऐड इन कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन कन्वर्ट योर लिविंग रूम into a office room, or into a studio maybe, or you can convert that same space for your sports requirement. अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कन्वेंशनल घरों में आपको नज़र नहीं आती। वहाँ के अंदर आप 8-10 कमरे देते हैं घर के अंदर, सेपरेट बेडरूम्स होते हैं, सेपरेट ड्राइंग रूम्स होते हैं। लेकिन आजकल जो है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं विद द असिस्टेंस फ्रॉम दी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये काम करने के काबिल हो चुके हुए हैं कि आप सेम स्पेस को यू कैन यूज़ इट फॉर द बेडरूम। जी, मल्टीपल यूजेस आप उसके अंदर दे सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ कि आप जो है, जो लिविंग कंफर्टेबिलिटी इनडोर है, उसको आप 100 गुना बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे अगले सवाल का जवाब थोड़ा पहले मिल गया मुझे। हम ये सुन रहे हैं कि चूँकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इतना ज़्यादा चले गए, वर्चुअल जो लिविंग है वो बढ़ जाएगी और हम वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा हो गए, अपने घरों से काम कर रहे होंगे। तो क्या ऐसी सूरत में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत रहेगी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो हमें रहेगी, लेकिन जो नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यू डोंट नीड अ डेली मोबिलिटी टुवर्ड द ऑफिस प्लेस। सो इट मीन्स दैट योर बर्डन ऑन द ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो आज की जो आपकी 4x4 की लेन्स हैं ऑन द रोड्स, दे मे नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो इन होम वर्क जो है वो अगर आपका बढ़ जाता है तो आपकी मोबिलिटी वैसी नहीं रहेगी। यू मे नॉट रिक्वायर द ह्यूज ऑफिस बिल्डिंग एज अ वर्किंग स्पेस, बट योर होम और द वर्किंग स्पेस उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आपकी जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर लगेगी। वो जो आपके घर के साथ मुत्तसिल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। आपकी जो रोड्स हैं वो मे बी दे आर रीडिज़ाइंड। इसी तरीके से जो बाकी स्पेसेस हैं, ऑफिसेस जो है वो मज़ीद स्मार्ट हो जाएंगे, दे मे बी लेसर इन स्पेस। इसी तरीके से जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, दे मे आल्सो बी रीडिज़ाइंड बिकॉज नाउ द मॉडर्न फैक्ट्रीज आर इक्विप्ड विद मोर मशीन्स एंड लेस ह्यूमंस, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट है शायद उसके साथ मैच ना करे। वी हैव टू रीमॉडल इट, मे बी डिसमेंटल द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टली एंड रीबिल्ड द मॉडर्न एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। आज सर हमने बहुत कमाल सेगमेंट रखा है और नाजरीन आपको बताते चलें कि ये सिर्फ 21st सेंचुरी का जो सोल्यूशन प्रोवाइडर एक किस्म का स्लोगन चल रहा है, उसमें हमारे आज के नौजवान कैसे सोचते हैं और उनके सवालात किस तरह के हैं, ये एक सेगमेंट है जो अभी हम लाइव क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आप हमारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट्स में आप हमें अपने कमेंट्स, जो हमारे प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपका कोई सवाल हो तो उसको कैसे हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के ज़रिए एड्रेस करें, और अपने सवालात ज़रूर लिखिएगा और इस प्रोग्राम से आपको जो मालूमात मिलें वो भी ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ रहिएगा। वी विल राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. वेलकम बैक। और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग 21st सेंचुरी में इमर्जिंग ट्रेंड्स पर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम शहजाद। तो हमारा आज के इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट है जिसमें हमने डॉक्टर साहब के लिए स्टूडेंट से क्वेश्चंस लिए हैं। देखते हैं पहले स्टूडेंट कौन है और उनका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बासित। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर। मेरा हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर खुर्रम शहजाद से एक सवाल है। सवाल ये है कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब अगले साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी है, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँ या मुझे जॉब करनी चाहिए? जी सर, मोहम्मद बासित की तरह के सवाल जो है ना वो और भी स्टूडेंट्स के होंगे। जी, नेचुरल है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इस तरह के सवाल ऐसे ही हमारे सवाल ज़हनों में भी सही मौजूद थे। सही। तो लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है वैसे वैसे जो है हमारा जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की वो भी चेंज हो रही बिल्कुल। है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो स्पेशलाइजेशन की नीड है वो हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और सेम गोज़ विद सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। ओके। तो अगर स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर ऐसा नहीं है, तो इफ़ दे कैन अफोर्ड इट, आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड इमीडिएटली गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन and complete their masters before going into the field. And if they want to earn a little bit along with their studies, they can do part-time degrees. तो part-time में वो अपने MScs को continue कर सकते हैं। और उसमें फिर ये होगा कि जब वो अपनी MSc कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं और जो रिवार्ड उनको मार्केट में मिल सकता है वो ग्रेजुएशन के बाद शायद उतना ना मिले। सही। हाउएवर अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उनके लिए प्लेंटी ऑफ जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। जो हमारी कन्वेंशनल जॉब्स हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल इन वापडा, इन इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड इन हाईवे एंड ऑल अदर जॉब्स, मोस्टली उसमें जो जॉब रिक्वायरमेंट होती है, जो डिग्री रिक्वायरमेंट होती है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है। तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के बाद दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट टू अप्लाई फॉर द जॉब, and if somebody managed to secure some promising job, then it is fine that he may take the job and then he can go for education afterwards, or he can continue his education on a parallel basis. लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आप फौरी तौर पे ग्रैब नहीं करना चाहते, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, then please finish your education and then go and get a good job in your field of interest. अच्छा, ये अगेन मतलब जॉब, और अगर कहीं पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं है तो प्राइवेटली क्या कर सकते हैं फॉर अर्निंग सोर्स? फॉर अर्निंग सोर्स जो है, जो सिविल इंजीनियर है उसके पास बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो अब जैसे आप महसूस कर रही हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई अप होती जा रही हैं, और ये है कि जो कॉन्सेप्ट था जो स्टेट का वो डिफरेंट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो शुबा है उसमें जो इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, दीज आर मोस्टली क्लाइंट बेस्ड जॉब्स, जिन्होंने काम करवाना होता है। तो अब उस काम को जो डिलीवर करने वाले जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन्होंने काम एग्जीक्यूट कराना है, वो प्राइवेट साइड के लोग हैं। जो डिज़ाइनिंग का काम है, जो क्वालिटी सुपरविजन का जो काम है, कंसल्टेंसीज जो हैं वो मोस्टली जो है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जैसे नस्पाक हैं एंड देयर अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। अगर वो नहीं काम करना चाहते तो बिसाइड दैट दे कैन रन देयर ओन बिजनेस, दे कैन ओपन देयर ओन कंपनीज एंड दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज बाय देमसेल्व्स। और अगर वो ये भी नहीं करना चाहते तो
वो दे कैन गो फॉर freelancing as well. Okay. So there are a lot of prospects available for freelancing internationally as well as on national basis as well. तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सिविल इंजीनियर इफ़ ही इज़ स्किल्ड इनफ उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सही, ज़बरदस्त. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर. Assalamu alaikum. My name is Ganu Amjad and I am from first semester of civil engineering. And I'm very passionate about my studies. And I would like to ask Dr. Khurram Shahzad that as a female civil engineer, I want to work in my field. So, are there any opportunities in Pakistan that I can avail, or as well as in abroad? Because we know that in civil engineering, females don't have any much opportunities. जी सर. अच्छा अब ये बहुत अच्छा हुआ कि किसी फीमेल ने क्वेश्चन किया है. एक तो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आया कि चलें ख़वातीन भी इस फील्ड में आ सकती हैं. फिर उनका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है गनवा का. जी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात. ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और इंजीनियरिंग के साथ ये बहुत ज़्यादा है कि जो ख़वातीन हैं वो इस शोबे के अंदर शायद ज़्यादा सूट नहीं करती और उसकी वजह शायद धूप में खड़े रहना है. और उसकी वजह शायद धूप में खड़े रहना है. सही तो है. उसका जो है आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये सवाल पूछा है. देखें जैसे टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं, प्रोफेशंस डिफरेंट हो रहे हैं. तो आज से 1 सेंचुरी पहले का अगर सिविल इंजीनियर है जो उसकी जितनी टफ़ लाइफ थी शायद आज के सिविल इंजीनियर की उतनी टफ़ लाइफ नहीं है. सही सही. पहले जो लेबर इंटेंसिव वर्क होता था शायद उतना लेबर इंटेंसिव वर्क आज फील्ड में नहीं हो रहा. Okay. इवन जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारा मेसन है, ऑल्दो के जो प्रिमिटिव टेक्निक से कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे तो शायद मैनुअल लेबर अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. लेकिन जो मशीनरी का इस्तेमाल जहाँ पे तेज़ हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारी लेबर है दे आर नॉट डूइंग वर्क बाय हैंड, रादर दे आर ऑपरेटिंग द मैकेनिकल टूल्स एंड मशीनरी टू गेट द वर्क डन. सही. अब सिमिलरली जो सिविल इंजीनियर है वो अगर हम लेट्स से फील्ड की बात कर लें तो फील्ड में पहले अगर उसको धूप में खड़ा होना पड़ता था तो अब फील्ड का भी जो काम होता है उसमें जो इंजीनियरिंग ऑफिस वहाँ पे सेट किया जाता है. एक फुल फ्लैज कंटेनर्स रखे जाते हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे आर इक्विप्ड विद ऑल द फैसिलिटीज़ में. उसमें अच्छे आपको एयर कंडीशन मिलते हैं, उसमें आपको टेबल्स मिलते हैं, उसमें आप चेयर्स मिलते हैं. वेदर रेजिस्टेंस है. तो वेदर रेजिस्टेंट हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है. हाँ ये है कि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेबर के साथ, मेसन्स के साथ. लेकिन अगर कोई हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट हैं और उसकी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो समझती हैं कि वो फील्ड में अपने आप को सूटेबल नहीं समझती तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिसेज मौजूद हैं. Okay. देखें जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो इंजीनियर्स है वो हमेशा धूप में खड़ा होकर या सर्दी में खड़ा होकर काम करवाता है. दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द जॉब. लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑफिस में किए जाते हैं. सही. जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लान करते हैं, वेदर इट्स अ डैम, इट्स अ रोड और इट्स अ बिग बिल्डिंग, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है एंड दैट इज़ होल डन इन द ऑफिस. एंड देन उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, जो उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है या उसकी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये सारा का सारा काम जो है वो डिज़ाइन ऑफिस के अंदर हो रहा होता है. फिर उसकी क्वांटिटी और कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ये काम भी ऑफिस के अंदर हो रहा होता है. अब जो ये चीज़ें डिज़ाइन हो जाती हैं तो उसके बाद फील्ड में कंस्ट्रक्शन शुरू होती है जहाँ पे हमारा जो साइट इंजीनियर है वो काम कर रहा होता है. बट एक पैरेलल टीम जो है वो ऑफिस में मौजूद होती है जिसका काम ये होता है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे कि जो आपने डिज़ाइन करके दी है कि उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा. अब ये कंसल्टेंट का काम होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल कर रहा होता है या बाज़ का थर्ड पार्टी वैलिडेशन है. तो ये लोग ज़्यादातर ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं. ओकेजनली ये फील्ड को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि जो ड्राइंग्स दी गई हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा. अब जो हमारी जो फीमेल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ दे डोंट वांट टू वर्क इन द फील्ड एंड मे बी फील्ड्स लोकेटेड मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी, दे कैन सिट इन द ऑफिस एंड डू द इंजीनियरिंग जॉब जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इसमें से. और प्लस इसके अलावा जो है एकेडमिक्स में ये आ सकती हैं, टीचिंग सेक्टर में आ सकती हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये अपना बहुत ज़्यादा इनपुट दे सकती हैं. जो रिसर्च है वो ज़ाहिर है वो लैब्स के अंदर होती है, वो इंडोर होती है. तो अब लाइक एनी अदर फील्ड
आई एम सीइंग एज वेल कि जो ख़वातीन की जो तादाद है वो सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में भी बढ़ रही है, बट स्टिल देयर आर मिसकंसेप्शंस, जैसे कि अभी हमारी स्टूडेंट है मिस अमजद ने सवाल किया है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक जैसे जैसे ये खुद आगे बढ़ेंगी तो शी विल नो कि कोई ऐसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस शोबे के अंदर, सही। तो इट इज़ गुड प्रोफेशन फॉर बोथ जेंडर। वो शायद हमारे कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लगती है। जी बहुत शुक्रिया सर, ये तो वाकई फ़ीमेल्स को बहुत इनकरेज किया आपने, और अभी ये जो मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में ये काफ़ी कम होगा, और मुझे यकीन है कि इस फील्ड में ज़्यादा ख़वातीन आएंगी। उसकी वजह उनकी एस्थेटिक सेंस है। जी ज़रूर, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो जब आएंगी फील्ड में तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर हम। जी Assalamu alaikum. My name is Rumaisa Khan. I am from BSc Civil Engineering 3rd semester. So today my question is from Dr. Khurram Shahzad, the HOD of Civil Engineering, that in future as a female, which would I prefer, the field work or the academic work? जी, रुमैसा का सवाल काफ़ी हद तक पहले एड्रेस हो चुका है, ऐसे ही है। तो फिर भी मतलब कोई तसल्ली आपने उसको दे दी है तो देख लेते हैं। हाँ नहीं दुरुस्त है। अगेन मेरे ख्याल से शी इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम लाइन कि कंसिडरिंग द फील्ड इज़ टफ, तो वो पूछ रही हैं कि क्या मुझे एकेडमिक्स में रहना चाहिए या मुझे फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर एकेडमिक्स से मुराद इनकी प्योरली एकेडमिक्स है, ये टीचिंग लाइन में रहना चाहती हैं या रिसर्च करना चाहती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड। हर आदमी जो है उसकी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट होती हैं। तो अगर रुमैसा का जो है वो एप्टीट्यूड ऐसा है कि वो जो है टीचिंग में अच्छी हैं या वो रिसर्च में अच्छी हैं, वो नई टेक्निक्स बना सकती हैं, शी कैन प्रोवाइड सम इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजी, देन आई विल सजेस्ट दैट शी विल इट वुड बी गुड फॉर हर कि वो जो है अपना लाइन जो है वो टीचिंग की कंटिन्यू करें और प्लस जो है वो रिसर्च में चली जाएं, एंड फॉर दैट शी हैड टू गो ऑल द वे अप टू द PhD। लेकिन ये है कि एक बहुत अच्छा जो है एक इजाफा साबित हो सकती है अगर आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काम करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप फील्ड के अंदर जो है वो अपना आउटपुट दे सकती हैं तो उसमें भी कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले बात की है कि अब फील्ड स्पेसिफिक जॉब्स जो हैं वो भी इतनी टफ नहीं रही। अब वहाँ पे भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल है, तो देयर इज़ नो हार्म कि अगर कोई शहर के अंदर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो रहा है और उसको आप सुपरवाइज़ कर रही हैं या आप उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम में शामिल हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। बहुत शुक्रिया सर, अभी सवाल रहते हैं, लेकिन प्रोग्राम में हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ISP मुल्तान ऑफिशियल विल राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, और आज हम इस वक्त आपको वेलकम बैक कर रहे हैं 21st सेंचुरी के इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मौजूद हैं, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए। Assalamu alaikum. This is me Muhammad Walid Rasool and I am a student of BSc Civil Engineering 7th semester. I want to ask a question from Head of Department Dr. Khurram Shahzad कि मैंने PEC की वेबसाइट से देखा है कि हमारे 2 बैचेस 2018 और 2019 की लेवल 2 की एक्रीडिटेशन हो चुकी है।
तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम चूँकि लेवल 2 की एक्रीडिटेशन हो चुकी है, तो आप ISP को किस मकाम पर देखते हैं फ्यूचर में? ज़बरदस्त जी सर। मिस्टर रसूल का क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अच्छा, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ ये काफ़ी एक अलमिया है कि ये जो ट्रस्ट का लेवल है ना अपनी डिग्री के बारे में, वो स्टूडेंट्स में ज़रा देर से आ रहा होता है। ऐसे तो ही ये है। बहुत अच्छा किया कि इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें इन्होंने 2018 और 2019 बैच का तस्करा किया, तो मैं इसमें आप कंफर्म करना चाहूँगा कि आवर इंस्टीट्यूशन वाज द पायनियर इंस्टीट्यूशन इन सिविल इंजीनियरिंग हु गॉट द लेवल 2 एक्रीडेशन फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसको हम वाशिंगटन बेस्ड लेवल 2 एक्रीडेशन के नाम से जानते हैं। और वो हमारा 2015 बैच था जिसको ये पहली दफ़ा अवार्ड हुई थी। और उसके बाद जो है ये हर साल ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टीम आती है, हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट करती है, और उसके बाद जो है डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं और जो हम सिस्टम रन कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला करते हैं कि आने वाले जो बैचेज़ हैं उनको लेवल 2 की एक्रीडेशन दी जाए या लेवल 1 की एक्रीडेशन दी जाए। मतलब हर साल के बाद ये फैसला होता है? हर साल के बाद, या अगर उन्हें उस 2 विजिट साल के बाद? हाँ जी, और अगर 2 साल की उन्हें इकट्ठी एक्रीडेशन दे दिया किसी इदारे को, जैसे अब हमें उन्हें 2018 और 2019 की दे दी है, तो अब ये 2 साल बाद दोबारा आएंगे अगले बैचेस के लिए, 20 और 21 के लिए। और नॉर्मली ये टीम हमें विज़िट करती है जब हमारे बैचेस जो है वो 4th ईयर में होते हैं। तो ये उनका फाइनल ईयर होता है, तो वहाँ पे जो है ये फैसिलिटीज़ को दोबारा असेस करते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है किसी भी इदारे को जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड बेस्ड लेवल 2 की एक्रीडेशन लेता है, कि जब ये स्टूडेंट बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंगटन अकॉर्ड की एक तंजीम है, उसके जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं, जैसे USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो न्यूजीलैंड है। तो जब ये लोग वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो दे नीड नॉट टू गो फॉर एनी टेस्टिंग जो कि इनकी डिग्री को उनकी डिग्री के एट पार करने के लिए ज़रूरत अदरवाइज होता है। मतलब इक्वलेंट है उनकी डिग्री, वो उनकी डिग्री इक्वलेंट है। जितने भी वाशिंगटन अकॉर्ड बेस्ड ममालिक हैं उनकी तालीम जो है वो इक्वलेंट है, तो इसलिए ये जॉब्स इनके लिए बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग की बहुत कम फ़ीस इनको चार्ज होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर लेवल 2 इनके पास हासिल ना हो तो फिर वीज़ा फ़ीस में भी फ़र्क आ जाता है और फिर इनको मुख्तलिफ़ टेस्टिंग के मराहल से गुजरना पड़े, और इस चीज़ से जो है फिर ये लोग बुरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रिविलेज है जो इस वक्त पाकिस्तान को हासिल हुई, पाकिस्तान के उन इंस्टीट्यूशंस को मिली है जो कि इस एक्रीडेशन जिनको ये हासिल है, जिन्होंने स्टैंडर्ड को मीट किया। तो अब इस स्टूडेंट का सवाल ये है कि इसके बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि हमने 2014 हमारा पहला बैच था, तो 2015 बैच को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्रीडेशन मिल गई। तो वी हैव गॉट दैट, जो नेशनल स्टीम है जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास इस लेवल की एक्रीडेशन को हमें बहुत अर्ली स्टेजेस में मिल गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को जो इंटरनेशनली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने करिकुलम्स को इस तरीके से अपग्रेड करें कि हमारा करिकुलम वैसा हो जाए या हमारे स्टूडेंट का जो स्किल सेट वैसा हो जाए कि वो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके स्टूडेंट्स के मुकाबले में, उसके ग्रेजुएट्स के मुकाबले में जब ये लोग जाएं तो अपने आप को कहीं इनके अंदर कमी महसूस ना हो, इन्फीरियर महसूस ना करें, ताकि इनके जो स्किल सेट है वो वैसा ही हो जैसा कि किसी भी अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सही। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम देख भी रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट कितना ज़बरदस्त तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहा है और अपने इस लेवल को, अपने उस स्टैंडर्ड को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट करने के लिए जो भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है वो आप एनुअल बेसिस पे करते हैं, कभी सेमेस्टर बेसिस पे करते हैं, वो चाहे टीचर्स की स्किल डेवलपमेंट हो या स्टूडेंट्स की, तो और चाहे मशीनरी हो। जी जी वो, और उसकी वजह भी यही है कि स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि मिस्टर रसूल आपका सवाल काफ़ी अच्छे से एड्रेस हो गया और आपकी कुछ परेशानी और तफक्कुर को भी थोड़ा सा कमी हुई होगी कि आप बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो सही इंस्टीट्यूशन में हैं और आपकी डिग्री भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगला सवाल लेते हैं। Sir, my name is Mohammad Zubair and I am a student of Civil Technology 5th semester. And sir, my question is, the construction has always been a backbone for all industries, and different kinds of development have taken place in every century.
So, what do you think the major development have taken place in construction field in 20th to 21st century? जी मोहम्मद ज़ुबैर का क्वेश्चन हमने बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा एड्रेस किया भी था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसमें अगर कुछ और बताना चाहें तो। जी ऐसा है कि इन्होंने वही बात की जो आपने बात की थी कि 21st सेंचुरी में ऐसी क्या चेंज आई है। देखें, देयर इज़ लॉट हैपनिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम देख रहे हैं, लेकिन वो अभी रेयर हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ये जब प्रेवलेंट हो जाएंगी तो आप देखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त घरों की 3D प्रिंटिंग हो रही है, तो यू डोंट नीड एनी लेबर, you don't need any engineer in the field. All you need is a computer program. Yes. And you need certain technologies, कुछ equipment आपको चाहिए, कुछ material चाहिए, and you provide the material in bulk at certain place, and then you provide the machinery, and then you sit in your office, and then you press the button on. Okay. And then what this machinery, this 3D printer will do, it takes the material, prepare the stuff, and build a house layer by layer. Everything from walls to doors to roof, everything that is printed with the help of that 3D printer. और ये चीज़ें मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना भी हो तो एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि ये काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसको शायद मज़ीद आगे ले जाएगी, वो तो शायद उस इंजीनियर को रिप्लेस कर दे जो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। सही। So in that case you would order a house, and then the artificial intelligent computer in the office will respond to you, okay what are your, वो आपसे पूछे कि आपकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, और उसके बाद जो है वो सिलेक्ट करे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जी ठीक है मिस साइमा को हमने जो है एक ऐसा घर देना है जिसके अंदर इस तरह के दरवाजे हों और इस तरह की दीवारें हों, और वो फिर आपको वो दिखाए, वो आपको सेंड करे, और उसके बाद जो है वो खुद ही जो है एक साइट के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स जारी करे। तो दैट इज़ अ पिनिकल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो चीज़ जो है अभी नहीं है कि इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माहौल, लेकिन यह है कि अगर इंजीनियर ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है तो ही कैन डू व्हाट ही कैन डू, ही कैन प्रेस अ बटन एंड देन अ बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट एट द साइट। और इस तरह की वेंचर्स दुनिया में हो रही हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में अभी हम वी आर वन स्टेप बैक। हमारे पास अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लैब्स में छोटे पैमाने छोटे 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जिससे छोटी सी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हाउस प्रिंटिंग अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन यह कि दैट विल बी हैपनिंग इन नेक्स्ट 10 to 20 years। सिमिलरली जो है आप बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स इस वक्त आप जो पहले नहीं होती थी आप देख रही हैं, जैसे टनल बोरिंग मशीन है। जब हम यहाँ पे हमारा नीलम झेलम एक प्रोजेक्ट है, आई थिंक वी हैव यूज्ड दैट मशीन। हमारे जो बिल हैं उसमें पैसे कटते हैं। हाँ जी, जिसमें बिल में आपके पैसे कटते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप कन्वेंशनल पहाड़ों के अंदर टनल्स बनाते हैं तो वो बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, तो उसमें आप ब्लास्टिंग करते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब आप टनल बोरिंग मशीन है TBM के ज़रिए वो काम करते हैं तो वो काम बहुत कम वक्त में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो जाता है। अब ये वो मशीन है जो कि पहले नहीं थी, अब हमारे पास है। इसी तरीके से ब्रिकलिंग मशीन्स हैं और प्लास्टर करने की मशीन्स आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, दैट हैज़ मेक पॉसिबल टू गेट द वर्क डन इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड विद फ्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज। सही। तो सर क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, आपको लगता है बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स जो है ना वो इस वक्त क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं? जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Adil. I am a student of Civil Engineering Technology in third semester in ISP University of Multan. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एज अ टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जो है ना वो कैसे अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकती है, कि कौन सी फील्ड में उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, या वो कैसे अपनी जो है ना अर्न कर सकता है अपनी स्टडी के लिहाज से, या फिर अपनी फील्ड को कौन सी वो ऐसी कोई फील्ड है जिसकी वजह से ग्रेजुएट स्टूडेंट को और अच्छी मतलब टेक्नोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनको, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसी तरह एक एज ए टेक्नोलॉजिस्ट को क्या अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसकी वजह से वो अपने मतलब अच्छे तरीके से अपनी फील्ड में काम कर सके या वर्क कर सके? जी सर, हमने काफ़ी ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग को डिस्कस किया। मोहम्मद अदील जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हैं, उनको भी फिक्र लगी हुई है।
जी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल किया है। इस वक्त ये कॉमन कंसर्न है हमारे टेक्नोलॉजिस्ट के नज़दीक कि जो इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाती हैं और टेक्नोलॉजिस्ट को शायद इन्फीरियर लेवल की जॉब मिलती हैं या जॉब नहीं मिलती, और मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बहुत जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत अच्छा है। ऐसा है ऐसा टू सम एक्सटेंट है भी सही, और उसकी मैं आपको भी रीज़न भी बताता हूँ कि इस वक्त हमारे पास दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, एक बीएससी सिविल इंजीनियरिंग है और दूसरी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। सही। अब इन दोनों की दो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। सही सही। और उसमें कुछ एरिया जो है वो ओवरलैप है और ज़्यादातर एरिया जो है इंडिपेंडेंट है। सही, अब सही। इंजीनियर जो है वो एक किस्म के काम कर रहा होता है, टेक्नोलॉजिस्ट दूसरे किस्म के काम करता है। अब जब भी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो काम करना चाहेगा जो इंजीनियर करता है तो वो नहीं कर पाएगा, या अगर इंजीनियर वो काम करना चाहेगा जो टेक्नोलॉजिस्ट ने करना है तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन सिंस पहले ये सारे के सारे काम जो है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक इंजीनियर ही कर रहा था, तो इस वजह से जो है जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये हमारे साथ नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स ने भी ये बात मैंने सुनने में आई है कि वहाँ पे ये मसला है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से अपने तमाम जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ योर प्रोग्राम। जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसका काम जो है वो ज़्यादा मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़, मशीन्स और वर्किंग मैकेनिज़्म के साथ है, जबकि इंजीनियर का काम जो है वो ज़्यादा किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के साथ है। जो टेक्नोलॉजिस्ट है अगर वो डिज़ाइनिंग के काम करेगा जो कि एक इंजीनियर करता है, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगा, तो शायद उसमें इतना कामयाब या कारगर साबित ना हो। लेकिन अगर अपने आप को वो ओरिएंटेट करेगा फॉर फील्ड ओरिएंटेड वर्क, और फील्ड के अंदर जो लेटेस्ट मैंने आपसे कहा जो मशीन्स आ रही हैं, जो टूल्स आ रहे हैं, जो नए मटीरियल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। इनका फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है। शिफ्ट हो रहा है। देखिए तो अब हर चीज़ जो है वो उसमें नई मशीन इंट्रोड्यूस हो रही है। अब ऑल दे हैव टू डू इज़ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो फील्ड है उसमें कौन कौन से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, उससे काम कैसे लिया जाता है, और फिर इन्होंने अपनी टीम्स तैयार करनी होती हैं। इन्होंने मशीनरी खुद ऑपरेट नहीं करनी होती, इन्होंने अपने जो मैकेनिक्स हैं, जो अपने इनके साथ जो लेबर है, उनको सुपरवाइज करना होता है कि हाउ टू यूज़ दिस मशीन टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट मैनर। तो अगर टेक्नोलॉजिस्ट जो है हमारा वो फील्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर अपनी कमांड बेहतर कर ले, तो मेरे ख्याल से फील्ड ओरिएंटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है इनके लिए बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनली तो है ही, बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी। जी मोहम्मद अदील परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम बशीर। I'm graduated from Institute of Southern Punjab, Multan, and now I'm serving as a site engineer at ISP. Sir, my question is to Dr. Khurram Shahzad Saab that what are the measures which we should keep in mind while designing a building accessible for the person with disabilities? Like sir, we are constructing this building. So what should be the standard length and height of a ramp? और इसी तरह सर अगर हम अंदर बाथरूम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए क्या मेजरमेंट्स हैं? अगर हम अंदर की पूरी बिल्डिंग एक्सेसिबल डिज़ाइन करते हैं फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो उसके लिए सर क्या क्या मेजरमेंट्स हैं सर? जी ज़बरदस्त क्वेश्चन है वसीम बशीर की तरफ से। और खैर आप और मैं देख रहे हैं कि हम अभी तक बेसिक ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड को भी नहीं मीट कर सके। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि 2 लाइन में आप इसका आंसर भी कर देंगे कि स्टैंडर्ड रैंप का क्या मेजरमेंट होना चाहिए। जी ऐसा ही है, मेरे ख्याल से 2 लाइन के आंसर से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। जो स्टैंडर्ड रैंप है उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसकी स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो। नॉर्मली आप वसीम आपको कोशिश करनी चाहिए कि 1 फीट का राइज इन 12 फीट लेंथ अगर आप दे दें तो उससे ये होगा जो आपकी व्हील चेयर है किसी भी डिसेबल पर्सन को कन्वीनियंटली ऊपर जाएगी और उसको इनकन्वीनियंस महसूस नहीं होगी। किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा, वो खुद लेके जा सके। हाँ, उसको इतना एक्सरसाइज इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और प्लस ये होगा कि अगर आप उसके
दोनों अतराफ़ में रेलिंग दे दें तो वो फिर जो है दोनों अतराफ़ से भी महफूज होगा, गिरने का खदशा कम हो जाएगा। और दूसरी बात जो इन्होंने की कि वॉशरूम के अंदर, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो वॉशरूम्स हैं उसमें स्पेस बचाने के लिए अक्सर औकात बिल्डिंग्स के अंदर उसको तंग रखा जाता है, दरवाज़ा ही छोटा रखा जाता है, दरवाज़ा छोटा रखा जाता है। तो उसमें हमने ये ध्यान रखना होता है कि एक तो दरवाज़ा इतना चौड़ा हो कि आपकी जो व्हील चेयर है वो अंदर चली जाए और उसके बाद फिर डोर क्लोज हो सके, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो डोर क्लोज हो सके। और प्लस अगर वहाँ पे एक आप स्पोर्ट इंट्रोड्यूस करा दें वॉशरूम के अंदर कि वो व्हील चेयर छोड़ के जो डिसेबल पर्सन है उसको होल्ड करके और उसके बाद अगर वॉशरूम यूज़ कर सके तो दैट इज़ मेरे ख्याल में उससे जो है उसकी कन्वीनियंट हो जाएगी। प्लस जैसे कि आपने बात की कि हमारे माशरे में अभी ये चीज़ें सेंसिटिविटीज़ ऑफ स्पेशल पर्सनस को ऑब्ज़र्व करना इन डिफरेंट ऑफिस इन बिल्डिंग डिज़ाइंस, अभी हम शुरुआती मरहल में हैं इसमें। ज़ाहिर है ये तो इन्होंने बात की एक वॉकिंग डिसेबिलिटी के बंदे की, अगर कोई बंदा ब्लाइंड है या हार्ट पेशेंट है या इसी तरीके से कोई और उसके अंदर कोई ऐसा मेडिकली मसला है, तो उन सेंसिटिविटीज़ को भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रेलेवेंट मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक बिल्डिंग्स में ये चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिसके लिए बिल्डिंग सबके लिए हो। क्योंकि आप देखें कि बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं जो सिर्फ नॉर्मल पर्सनस के लिए नहीं होती हैं, और स्पेशल पर्सनस के लिए भी होती हैं। सोसाइटी का हर फर्द को हक हासिल है कि वो इन बिल्डिंग्स को उतना ही कंफर्टेबली यूज़ कर सके जिस तरह कोई नॉर्मल बंदा इस्तेमाल कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तालीम सबका हक है और उसके लिए उसे जिस भी इदारे में जाना है उसकी भी उसको आज़ादी है सिटीज़न को। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत फ्रूटफुल रहा हमारा आज का प्रोग्राम भी, और यकीनन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। फिर भी कभी रह गए तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने प्रोग्राम में फिर से दावत देंगे और उम्मीद है आप ज़रूर वक्त देंगे इसके लिए। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। जी नाजरीन, इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बात नहीं थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में भी बात हुई, और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अहम था कि हम अपने बिल्डिंग्स को किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो ये पीछे एक माइंडसेट है, अगर आपको ये बात आपको हमें समझ आ जाए तो अपने घरों को बनाते हुए भी हम इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। ये सिर्फ डिसेबिलिटी की बात नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी है ये बात, और ज़ाहिर है हमने भी बुज़ुर्ग होना है, तो अगर वो रास्ते हमारे लिए आसान होंगे जहाँ पर हमें बग़ैर सहारे के चला जा सकता होगा हमसे, तो वही सबके लिए एक आसान रास्ता है। और यही एक सोच हमारे इस सोसाइटी को बहुत आगे लेकर जा सकती है, किस सूरत में कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से साइमा अली को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद।